तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री की 2 क्लासेस आपको ऑलरेडी दे दी गई होंगी, जिसमें हमने पुर्तगाली और डचों को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का आगमन, कैसे कैसे यहाँ पे अंग्रेज आए हैं, कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पे रूल किया है, वो सारी चीज़ें आज वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। कोशिश करना जो बातें मैं सुनाऊंगा, जो बातें मैं समझाऊंगा, जो कहानियां मैं सुनाऊंगा, उन कहानियों को दिमाग में सेव करने की, समझने की, ना कि रटने पे ज़्यादा फोकस करना। ओके, इन चीज़ों पे ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो सारे फैक्ट मैं स्वयं अपने हाथों से बोर्ड पे लिखूंगा। इसीलिए मैं पीपीटी नहीं बनाता कि पीपीटी पे लिख दो और बाकी उसको इमला पढ़ दो, नहीं। मैं खुद से सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखूंगा। जो चीज़ें बोर्ड पे लिखूंगा उसको आप उतारिएगा, याद करिएगा। बाकी सुनने समझने वाली चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, तभी हिस्ट्री याद होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे दोस्तों, हेडिंग लिखिएगा, भारत में अंग्रेजों का आगमन। ठीक है, इससे पहले आपने क्लासेस हमारी देखी होंगी जिसमें हमने पुर्तगाली और डच डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का आगमन। हर एक फैक्ट को लाइन बाई लाइन में चलाऊंगा, अंग्रेजों का आगमन, और मैं आपको सिर्फ वही फैक्ट लिखाने वाला हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। कहानियां बहुत सारी है, डिटेल बहुत सारी है। वनडे एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें हम लिखेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा सटीक और सही और बेहतर डाटा देने का। फिर भी कोई कमियां हो जाती है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके माफी चाहते हैं एडवांस में। शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत से पहले मैं कुछ नहीं करूंगा और जस्ट एक पॉइंट आपको नोट करके लिखना है कि भारत में अंग्रेजों ने अपने 3 स्तंभ स्थापित किए। अपने 3 स्तंभ स्थापित किए थे। भाई ये पॉइंट आपको याद रखना। ये कोई क्वेश्चन नहीं है। आप बोलोगे सर आप क्या लिखा रहे हो, आप तो फालतू चीजें लिखा रहे हो। चलो ठीक है, आपका बोलना भी ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, बट ध्यान रखना इन 3 स्तंभों के कहने का मतलब मेरा ये है कि इन्होंने मद्रास वाले क्षेत्र में अपनी प्रेसिडेंसी बनाई, पकड़ बनाई। महाराष्ट्र के क्षेत्र में, बॉम्बे क्षेत्र में अपनी प्रेसिडेंसी बनाई, पकड़ बनाई। और जब ये बंगाल वाले क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने गए, जब उन्होंने अपनी वहां प्रेसिडेंसी बनाई, उसके बाद लगभग संपूर्ण भारत में ये फैल गए थे। तो मुख्यतः भारत में अंग्रेजों ने कितने स्तंभ बनाए थे? तो एक ट्रायंगल के तौर पर ये काम कर रहे थे, और ये थे इनका एक ट्रायंगल जो कि इन 3 महानगरों को जोड़ता था। और हम इनको पढ़ते भी है, जब आगे जाके हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो इनकी 3 प्रेसिडेंसियां होती थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बाद में इन तीनों प्रेसिडेंसी को हटा के सिर्फ और सिर्फ एक ही बनाई जाती, बंगाल प्रेसिडेंसी। वो आगे वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतनी बातें पता चली कि भारत में इन्होंने अपने 3 स्तंभ, मजबूत पिलर स्थापित किए थे। और कैसे कैसे हुआ, कैसे उनको मद्रास मिलता है, कैसे उनको बॉम्बे मिलता है, कैसे उनको कोलकाता मिलता है, ये सारी चीजें मैं सुनाऊंगा कहानी के तौर पे। आपको कहानियों को ध्यान से सुनना है। और इस कहानी में एक चीज पैरेलल माइंड में चलाना, अंग्रेज किस्मत के भी बड़े धनी थे। अंग्रेज किस्मत के भी बड़े धनी थे, किस्मत ने बार बार इनका साथ भी दिया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है। और कैसे कैसे इन तीनों सत्ताओं को स्थापित किया, इन सत्ताओं को स्थापित करने के लिए दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं। और दूसरा जो पॉइंट आता है, आप सबको पता है, सन 1600 का पॉइंट आता है। 1600 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाते हैं, जिसको हमें पता है द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। ये इन्होंने कंपनी बनाई। इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। हल्का फुल्का 1-2 लाइन वर्ड का हेरफेर हो सकता है, उसके लिए माफी चाहता हूं क्योंकि अंग्रेजी में दिक्कत है। और बाद में जब हम आगे पढ़ते हैं, मैं तुम्हें एक अच्छा सा क्वेश्चन बताता हूं। 1833 के एक्ट के बाद ही इसी कंपनी का जो प्रचलित नाम चर्चाओं में आया, तो इस कंपनी को हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहने लग गए थे। इसी कंपनी को हम बाद में क्या बोलने लग गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या पता एग्जामिनर पागल इंसान कुछ भी पूछ ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना? 1833 में। बट प्रैक्टिकली ईस्ट इंडिया कंपनी कब बन गई थी? सन 1600 में। ये बात आप सबको पता है। 1600 में जो कंपनी बनी थी द गवर्नर एंड मर्चेंट
ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, ईस्ट में व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। 1833 के एक्ट के बाद इतना बड़ा नाम हम बोले नहीं और हम यही लिखने लग गए ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। मेरे दोस्तों दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो तीसरा पॉइंट जो हमारा है, इस समय ब्रिटेन में, इस समय जो ब्रिटेन में रानी है, ब्रिटेन की रानी का नाम है महारानी एलिजाबेथ प्रथम। आप सब लोगों ने सुना है एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम इस समय वहां की रानी है और इसी रानी ने इस कंपनी को बनाया था। यह रानी खुद इस कंपनी की एक पार्ट थी, एक हिस्सा थी, एक पार्टनर थी, एक साझीदार था। और कई बार क्वेश्चन आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल कितने साझीदार थे, कुल पार्टनर, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल पार्टनरों की संख्या बताएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में स्टार्टिंग में कुल 217 पार्टनर थे। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। एंड इन सभी पार्टनर का जो ये कंपनी थी, जो ईस्ट में व्यापार करने के लिए आई थी, कोई ना कोई तो अध्यक्ष बनेगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फर्स्ट गवर्नर है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फर्स्ट गवर्नर, ये आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जो पहला अध्यक्ष इसका बनाया गया था, द नेम इज थॉमस स्मिथ। आपको कितने फैक्ट लिखाए गए? आपको किसी फैक्ट में प्रॉब्लम है? मैंने बोला लिखेंगे वही चीजें जो बोर्ड पे मैं लिखूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें लिख दूंगा स्वयं से, आपको बस उतारना है। और दूसरा जो कहानियां बताऊंगा वो याद करना है। हुआ क्या, इस समय ब्रिटेन की रानी है महारानी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट करके एक कंपनी बनाई थी ईस्ट में व्यापार करने के लिए। टोटल 217 पार्टनर्स की ये कंपनी थी और इस कंपनी के जो हेड थे, गवर्नर थे, चीफ थे, मुखिया थे, जो व्हाटएवर आप बोलना चाहते, द नेम इज थॉमस स्मिथ। कि आप जाओ और व्यापार करने के तरीके ढूंढो, कैसे हम व्यापार कर सकते हैं। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे बड़ा चैलेंज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो उस जगह व्यापार करने आ रही थी जहां पे ऑलरेडी पुर्तगाल अपनी धाक जमा चुके हैं। और पुर्तगाल तो छोड़ो छोड़ो, आपने देखा यहां पे डच भी आ चुके थे और इन अंग्रेजों ने तीसरे टाइम आना था। मींस अगर मैंने कोटद्वार में कोचिंग खोली, जो पहला कोचिंग खुला होगा शहर में, तो उसके पास, बच्चों के पास ऑप्शन नहीं था, तो बच्चे उसी के पास गए होंगे। जैसे कोट देहरादून की हम बात करते हैं, मगर अब देखेंगे कोई देहरादून में अब कोचिंग खोलेगा तो उसके सामने कंपटीशन बहुत है ना, एक से इंस्टीट्यूट है, एक से बड़े बड़े टीचर है, एक से बड़ा टैलेंट है, और उन सभी टैलेंट को टक्कर देना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही चैलेंज था अंग्रेजों के पास कि कैसे हम पुर्तगालियों को एंड इन डचों को निकालें यहां से। और जब हम आगे आगे की क्लासेस पढ़ेंगे तो इनका एक और चैलेंज आता है, फ्रांसीसी। वो सारी कहानियां मैं बताऊंगा कि कैसे अंग्रेज, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी सबको हटा के और स्वतंत्र राज्य करते हैं। कुछ तो बात थी अंग्रेजों में, वही बात आप में भी होनी चाहिए, तभी आप 1-1.5 लाख की भीड़ में से टॉप 20 में आके और अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो देखो, ये नहीं बोलना अंग्रेजों के जैसे, सॉरी, कि लोगों के जैसे कि वो तो 2 साल से पढ़ रहा हो, 3 साल से पढ़ रहा, मैं तो अभी नया नया हूं, कैसे मेरी नौकरी लगेगी। भाई अंग्रेज में ऐसे सोचते हैं कि हमसे पहले, इतने साल पहले तो पुर्तगाली आ चुके हैं 1498 में, हम 100 साल बाद आ रहे हैं, डच आ चुके हैं, अब हम जाएंगे तो इंडिया में कैसे अपना सत्ता स्थापित करेंगे। आए और किया। तुम भी ऐसी नौकरी कर सकते हो, चाहे 10 साल से कोई तैयारी कर रहा है, आप 2 साल में नौकरी पा सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और जो चीज़ आप लिख रहे हैं आप उसे याद कर सके। ये रोज रोज यूट्यूब में कुछ भी वीडियो देखने से नौकरी नहीं लगेगी, एक लाइन वाइज से, सिरे से नोट्स बना के उन्हें याद करके नौकरी लगेगी, ध्यान रखें। इतनी बातें क्लियर है। महारानी एलिजाबेथ ने 217 लोगों के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जिसके अध्यक्ष थॉमस स्मिथ थे। और इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज था कैसे इंडिया में व्यापार करें, वो रहा उनका चैलेंज। कंपनी का रियल नाम, कब वो कंपनी बनाई थी, सारी चीजें मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी है। होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और याद भी हो रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। आगे क्या होता है, आगे चीज देखने के लिए मिलती है हमें, और आगे क्या चीज हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे हम आगे गए और नेक्स्ट क्या होता है कि लगभग 1603 में एलिजाबेथ ही मर जाती है।
1603 में एलिजाबेथ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु होती है तो ब्रिटेन की जो सत्ता है, ब्रिटेन की सत्ता चले जाती है जेम्स प्रथम के हाथ में। अभी ब्रिटेन में जो राजा है वो है जेम्स प्रथम, और जेम्स प्रथम के हाथ में पूरी सत्ता चले जाती है। और जेम्स प्रथम अपना राजदूत भेज देता है इंडिया व्यापार करने की परमिशन हेतु। देखो स्टार्टिंग में अंग्रेज बीगी बिल्ली के जैसे व्यापार करने की रिक्वेस्ट कर रहे, परमिशन मांग रहे, और आने वाले समय में क्या तबाही मचाते हैं। अपना राजदूत भेजता है, और इसके राजदूत का नाम क्या है भाई, तो कैप्टन हॉपकिंस। सब लोग जानते हैं कैप्टन हॉपकिंस इसके राजदूत का नाम है। और ये लगभग, अगर आप बुक पढ़ोगे तो 1608, किसी बुक में आपको 9 भी मिलेगा, तो 1608-9 के टाइम पे हमारे इंडिया पहुंच जाता है। और किसके दरबार में पहुंचता है, मुगल दरबार में पहुंचता है। तो क्वेश्चन आता है कि पहला ब्रिटिश जो भारत में व्यापार की परमिशन के लिए आया था उसका नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा, आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है। कैप्टन हॉपकिंस आया कब आया, 1608-9 में आया। और कैप्टन हॉपकिंस किसका राजदूत था, जेम्स प्रथम का राजदूत था। राजा कौन है, जेम्स प्रथम, उसका कर्ता धर्ता कौन है, कैप्टन हॉपकिंस। कब आया, मुगल दरबार में आया। असलियत में जब रानी बची थी, असलियत में जब रानी थी तो उस समय भारत का राजा, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आ रही थी 1600 में, उस समय भारत का जो राजा था, इतना पता था उस समय राजा है अकबर। भारत का राजा बोले तो मुगलों का राजा जिसका दिल्ली पे अधिकार है। और तब तक क्या होता है, आपने पढ़ा है, तब तक 1605 तक तो अकबर की ही मृत्यु हो जाती है। याद रखना 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। और क्यों ये बात याद रखनी है, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आप सब लोगों ने दिया होगा, देखा होगा, उसमें औरंगजेब की मृत्यु पूछी गई थी, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। तो बोलने का मतलब है ब्रिटेन वालों को पता था कि इंडिया में अकबर है, तो अकबर से मांगनी है परमिशन। तो जो ब्रिटेन वाले हैं ना, इन ब्रिटेन ने कैप्टन हॉपकिंस को किसके नाम से भेजा था, अकबर के नाम से, कि जा तू इंडिया जा और इंडिया में राजा होगा अकबर, और उससे परमिशन ले ले। और ये बेचारा 1605 में मर गया, और यहां तो एक नया ही राजा आ गया, जहांगीर। और जब ये यहां पहुंचा तो तब तक तो अकबर मर चुका था, यहाँ एक नया ही राजा था। मगर वो किसके नाम का फरमान लेके आए थे, किसके नाम की चिट्ठी लेके आए थे, लंदन से जो चिट्ठी लिखी थी उसमें तो सेवा में श्रीमान अकबर लिख दिया। और जब तक चिट्ठी इंडिया पहुंची तब तक अकबर लुढ़क गया था। वो उसके लड़के जहांगीर को मिला, और उसमें जहांगीर का नाम ही नहीं था, वो उसके पिताजी के नाम का था। ऐसी कुछ कहानियां नहीं आएंगी, बट मैं बता रहा हूँ। यहां से हमें फैक्ट क्या देखने हैं, थोड़ी बहुत तुमने कहानियां इसलिए बतानी है कि यादें होंगी। मुगल दरबार में कौन आया था मेरे दोस्तों, प्रथम कैप्टन हॉपकिंस। किसका राजदूत, जेम्स प्रथम का राजदूत। कब, 1608-1609 में। ठीक है। और अब यहां पे ध्यान रखना, मुगल दरबार में पहुंचा, मगर भेजा किसके दरबार में गया था, भेजा गया था किसके नाम से भेजा गया था, किसके नाम से भेजा गया था। ये सारे फैक्ट अपने लिहाज से, अपने बिहाफ पे नोट्स में बनाते चलें। किसके नाम से भेजा गया था, सर ये तो अकबर के नाम से भेजा गया था। बट सर अकबर की तो लगभग 1605 में हो गई थी मृत्यु। तो अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कैप्टन हॉपकिंस मुगल दरबार में किसके दरबार में पहुंचा था, तो ये पहुंचा था जहांगीर के दरबार में। क्वेश्चन आएगा कैप्टन हॉपकिंस लंदन से किसके दरबार में व्यापार की परमिशन मांगने हेतु आया था, वहां से यह क्वेश्चन आएगा जेम्स प्रथम ने किस नाम का लेटर कैप्टन हॉपकिंस को पकड़ाया था, तो अकबर के नाम का लेटर था, अकबर के नाम से ही वो आ रहा था। उसको लगा था भारत का राजा अकबर ही होगा, पर तब तक अकबर मर चुका था। और जैसे वो इंडिया में देखा तो वहां एक नया ही राजा जिसका नाम जहांगीर, तो आ किसके नाम से रहा था, अकबर के नाम से। और जबकि पहुंचा किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। ठीक है। जैसे कि आप तैयारी तो ग्रुप सी की कर रहे हो, और क्या पता ऐसा ही निकल जाए आपसे।
तो तैयारी तो आप ये कर रहे थे, रास्ते में ऐसा ही दिखा, ऐसा ही आपको मिल गया। तो आया तो अकबर के नाम से था, पर पहुंचा किसके दरबार में दोस्तों? जहांगीर के दरबार में। तो ये सारा सिनेरियो आपको याद हो गया होगा, ये सारा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको ये सारी चीजें याद भी रखनी है। बाकी आपके लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं है, वनडे एग्जाम में चीजें नहीं पूछी जाएंगी। ये बहुत मीठे और सरल स्वभाव का था, तभी इसको भेजा था भाई। अच्छे इंसान को भेजेंगे तो क्या पता राजा को लुभा दे व्यापार करने के लिए। ये तुर्की लैंग्वेज भी जानता था और ये फारसी लैंग्वेज भी जानता था और अपनी इंग्लिश तो जानता ही है, तो ये भाषाएं भी जानता था। इसीलिए जेम्स प्रथम ने इसका सिलेक्शन किया था कि भाई तू जा। किसने भेजा, कौन भेजा, कब भेजा, किसके दरबार में भेज रहा था, किसके दरबार में पहुंचा और क्यों भेजा, एवरीथिंग बोर्ड पे लिखा है। अपनी लैंग्वेज पे, अपनी लाइन में, अपनी कॉपी में, अपनी किताब में जरूर लिखेंगे। हमेशा से बोला है आप हमें टाइम देंगे, आप हमें समय देंगे, चैनल पे समय बिताओगे, अच्छा और बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। कितनी बातें क्लियर है दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब ये जहांगीर के दरबार में आता है तो जहांगीर से बोल दे कि भाजी दुकान खोल लो ना, दुकान खोलना है, जमीन दे दो। दुकान बोले तो व्यापार करने के लिए जमीन दे दो, कि हमें तो भाई जेम्स प्रथम ने भेजा है। तो जैसे भी बोला होगा, जो भी बोला होगा उस जमाने में, हमें क्या पता। तो भाई इसको दुकान खोलने की परमिशन मिल गई, खुक्का खोल रहा था, इसका पान का खुक्का है, तो व्यापार करने की परमिशन मिली। क्वेश्चन आएगा जहांगीर ने कैप्टन हॉपकिंस को व्यापार करने की परमिशन कहां दी थी? तो सूरत में दी थी। और इसको परमिशन मिली, पर इसको परमिशन कहां पे मिली? परमिशन मिल गई थी व्यापार करने की, और कहां पे मिली? तो सब बोलेंगे सर जी सूरत में मिली। ठीक है, सूरत में मिली। ठीक है, इसके अलावा सूरत को एक्स्ट्रा फैक्ट में पढ़ेंगे। तो सूरत तो कौन सी नदी के तट पे? सर जी ताप्ती नदी के तट पे। इसके बाद जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। एंड यहीं पे ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन आता भी है कि कांग्रेस का विभाजन किस नदी के तट पर हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में ताप्ती नदी के तट पे हुआ था। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस यहाँ पे बट गया था। ठीक है, और आपने कमेंट करके बताना है मेरे दोस्तों, जो भी हमसे नोट्स बना रहे, पढ़ रहे हैं। अगर आप कमेंट करो तो बहुत अच्छा। कांग्रेस का विभाजन तो हमने लिख दिया, कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ और कहां हुआ और कौन उसके अध्यक्ष थे, आप कमेंट करके बताएंगे, एग्जाम में आता है। तो परमिशन अंग्रेजों को पहली बार या जहांगीर ने कैप्टन हॉपकिंस को व्यापार करने की परमिशन कहां दी थी, कब दी थी, ये ध्यान रखना, और मैंने आपको बता दिया है। अगर इसमें तुम कहानियां देखोगे, सुनोगे, समझोगे और डीप में जाओगे, तो अंग्रेजों से पहले यहां पुर्तगाली अपनी पकड़ बना चुके हैं। एंड कहते हैं कि पुर्तगाली जहांगीर के कान भर देते हैं कि भाई तू उनको व्यापार करने की परमिशन क्यों दे रहा है? ऑलरेडी हम यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, तुम्हें फायदा हो रहा है, तुम अंग्रेजों को भी बुला दोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो कहते हैं कि कुछ ही समय बाद जहांगीर ने यह परमिशन को कैंसिल आउट कर दिया था, नहीं आप व्यापार नहीं करेंगे। ऐसा भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है, बट फाइनली इनको व्यापार करने की परमिशन मिल ही गई थी। तो चीजें ज्यादा लिखने की योग्य नहीं है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्यापार करने की परमिशन कहां पे मिली थी, तो मैंने लिख दिया आपको सूरत। इसके बाद एक और फैक्ट आप यहां पे लिख सकते हैं, और एक और फैक्ट आता है टॉमस रॉ। ठीक है, ये तो व्यापार करने के लिए आया, मैंने तुम्हें लिखा दिया। अच्छा, इसके बारे में तुम ये भी लिख लेना नोट करके। किसके बारे में? कैप्टन हॉपकिंस के बारे में, कि कैप्टन हॉपकिंस यहां एक जहाज में बैठ आया था, और इसके जहाज का जो नाम था, इसके जहाज का नाम था हेक्टर। इसके जहाज का नाम था हेक्टर। ठीक है, और एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन आपको ल्यूसेंट में भी मिल जाएगा, ल्यूसेंट बुक को पढ़ लेना। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज, द नेम इज रेड ड्रैगन। तो आप ये भी देख लीजिएगा, ये ल्यूसेंट में ही आपको मिल जाएगा, पूछने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप सब लोगों को आता है। आई नो यू आर वेरी वेरी क्या टैलेंटेड, है ना। यू आर तो नहीं बोलेंगे ना, बहुत सारे लोग रहेंगे तो यू आर ही बोलेंगे, जो भी बोलेंगे क्या मतलब। कैप्टन हॉपकिंस किस जहाज से आया था? हेक्टर से आया था। एंड भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज क्या मिलता है? रेड ड्रैगन। तो कैप्टन हॉपकिंस क्यों आया, कब आया, किसने भेजा, कहां परमिशन मिली, क्या हुआ, सारी चीज हमने देख ली। इसके बाद एक और नाम आपको लिखना है, और अब एक दूसरा व्यक्ति आता है यहां पे जिसका नाम होता है टॉमस रॉ।
तो क्वेश्चन आएगा टॉमस रो। द्वितीय कौन है जो व्यापार करने की परमिशन के लिए आया? टॉमस रो आया, 1615 1616 में आया, और ये भी जहांगीर के ही दरबार में आया था, जहांगीर की खातिरदारी करने के लिए कि भाई व्यापार करने की परमिशन दो, भाई और जगह दो व्यापार करने के लिए, दूसरा खोखा खोलना है, में व्यापार करना, पैसे कमाने हैं। तो क्वेश्चन आएगा जहांगीर के दरबार या मुगल दरबार में आने वाला पहला यूरोपिया, सॉरी पहला ब्रिटिश तो होता कैप्टन हॉपकिंस, और दूसरे नंबर पर कौन आया? आपके सामने बोर्ड पे लिखा है टॉमस रो। इन दो चीजों में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अब दिक्कत क्या है? गुरुजी कैसे कैसे आए, कौन कौन आए, ये समझ में आया है, ये बात क्लियर है। मगर सर आपने कहा था उन्होंने यहां पे 3 प्रेसिडेंसियां या 3 जगह पे अपनी सत्ता स्थापित करी थी। कैसे कैसे? अभी तो देखो झुक झुक के डर डर के आ रहे हैं, ओके, बट अब धीरे धीरे वो पकड़ भी बनाएंगे। तो सबसे पहले उनके हाथे लगता है ये जगह। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आएगा मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड कोलकाता प्रेसिडेंसी में, सबसे पहले अंग्रेजों ने पकड़ कहां पे बनाई थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में बनाई थी। तो इसके लिए एक डेट लिखेंगे, 1632 गोलकुंडा के शासक ने, पहला पॉइंट लिखेंगे 1632 में गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के शासक ने, इसका नाम लगभग अब्दुल्ला कुतुब शाह होगा, हल्का फुल्का देख लेना, कुतुब शाह होगा। अपने बंदरगाहों पर, अपने बंदरगाहों पर, अपने बंदरगाहों पर स्वर्णिम पैगोड़ा, सोने के सिक्के थे जो, स्वर्णिम पैगोड़ों के बदले व्यापार की परमिशन दी। ये है भाई, अंग्रेज यहां आ गए थे। अंग्रेजों का चैलेंज आपको पता है, पहले से यहां हिसाब किताब बैठा चुका था। जहांगीर से परमिशन मांगी, छूट फूट परमिशन मिल चुकी है सूरत में। अब अंग्रेज चाहते थे कि कौन हमें परमिशन दे यार, तो अंग्रेज छोटे मोटे राजाओं से भी मिलने लग गए, और अंग्रेज साउथ में गए तो गोलकुंडा पड़ता है आपका हैदराबाद में, वर्तमान में तेलंगाना में, और तेलंगाना के अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 500 स्वर्णिम पैगोड़ों के उपलक्ष्य में बोला कि आप हमारे जो बंदरगाह है इनको यूज कर सकते हैं, हमें सोने के सिक्के दो, और आपको व्यापार करने के लिए जमीन चाहिए ले लो, बहुत जमीन है, बतेरी जमीन है। उनको क्या पता कि अंग्रेज कुछ और ही माइंड सेट से आए हैं, आने वाले समय में ये गुलाम बना के रख देंगे। बट स्टार्टिंग में राजाओं ने किया लालच, उनसे ले लिए सोने के सिक्के और बोला जाओ आप हमारे बंदरगाहों का यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गोलकुंडा के शासक ने इनको सुनहरा फरमान सुनाया था। इसी को बोला जाता सुनहरा फरमान, क्योंकि स्वर्णिम पैगोड़ों के बदले में था। लगभग ऐसा भी कहीं पे देखने के लिए मिलता है, 500 स्वर्णिम पैगोड़ों के उपलक्ष्य में गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब सुनाया था? तो सुनहरा फरमान सुनाया था 1632 में। और कहीं ना कहीं इनको साउथ इंडिया में एक जगह मिल चुकी है, तेलंगाना वाला बॉर्डर इनको मिल ही चुका है। ठीक है, जब इनको तेलंगाना वाला बॉर्डर मिला और तेलंगाना वाले राजा को भी फायदा हुआ, फ्री में सोने के सिक्के मिल गए, और इनको तो खाली जमीन दे दी थी। और इसी चीज को नजदीकी मद्रास या बोल सकते चंद्रगिरी राजा ने देखा, और चंद्रगिरी के राजा ने भी अगली डेट आप लिख लेना 1639 में चंद्रगिरी के राजा ने भी, चंद्रगिरी उधर ही एक जगह है साउथ में, चंद्रगिरी के राजा ने इनको मद्रास भी दे दिया, ने मद्रास को भी पट्टे पे दे दिया। पट्टे को बोलते लीज पे देना, पट्टे पे दे दिया, मद्रास को पट्टे पे दे दिया, बोले तो लीज पे दे दिया। और अंग्रेजों की पॉलिसी होती थी कि लीज पे लेते थे 100 सालों के लिए, 150 सालों के लिए, और तब तक तो राजा ही मर जाता था, और उन्होंने तब तक तो पकड़ी बना ली थी। जैसे तुम किसी बगल का तुम्हारा दोस्त है और तुमने उससे पेन खरीद मांगी, नहीं बोलते क्लास में पेन भूल जाते, जरा पेन दियो, फिर बाद में वापस कर देते, और हमने उससे पेन मांगी कि जरा पेन देना 1 साल के लिए, और 1 साल बाद तो भूल ही जाता कि मैंने उसको पेन भी दी थी। बस
तो अंग्रेज पट्टे पे भी लेते थे, लीज पे भी लेते थे चीजें, तो दुनिया भर के सालों के लिए ले लेते थे। तो ऐसी ही क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजों ने, हमने बोला ना मद्रास में स्थापित किया, तो पहुंच तो गए मद्रास। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को कब पट्टे पे लिया? तो 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास को भी पट्टे पे ले लिया है चंद्रगिरी के राजा से। बदले में 1200 रुपये वो देते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये आती है, इसीलिए पूछा भी जाता है मद्रास, या मद्रास का वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई। चेन्नई के संस्थापक कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो चेन्नई के संस्थापक का नाम क्या आता है? फ्रांसिस डे। क्या नाम आता है? फ्रांसिस डे, जिसने भी इस मद्रास या इस चेन्नई को मॉडर्न रूप से इस्टेब्लिश किया होगा। तो मद्रास के संस्थापक या चेन्नई के संस्थापक का नाम मिलता है फ्रांसिस डे। यहां से क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने बंगाल, कोलकाता, मुंबई में सबसे पहले कहां सत्ता स्थापित करी थी? मद्रास में। और कब करी थी? 1639 में। या मद्रास को पट्टे पे कब लिया? 1639 में। नहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट को मैं नहीं समझा पाया हूं, तो आप बेझिझक होकर बोलना, सर ये पॉइंट तो समझ में नहीं आया है, इसे दोबारा बता दीजिएगा। और मैंने आपको बता दिया है कि ये वो टाइम है कि 3 जो सत्ता हमने पढ़ी थी उनमें से मद्रास तो गया अंग्रेजों के पास। दूसरे नंबर पे अब आएगी बॉम्बे की बारी। जब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा था, मैंने आप लोगों को बोला था कि जो चीज़ें मैं बोलूँगा वो ध्यान से सुननी भी है। आपने नहीं सुनी होगी, कई बच्चे तो स्किप करके चले जाते हैं, बट जो बच्चे सुन रहे हैं तो ध्यान रखना। मैंने एक बात बताई थी, इन अंग्रेजों की तो किस्मत भी बड़ी प्यारी थी। मुंबई इनको ना लड़ना पड़ा, ना जीतना पड़ा, ना भीख मांगनी पड़ी, ना टैक्स देना पड़ा। मुंबई अंग्रेजों को दहेज में मिल गया, दहेज में। तो अंग्रेजों की किस्मत बड़ी तकड़ी नहीं थी, मैंने बोला था ना। ये देखो, कोई लड़का होगा नौकरी चाकरी करने के लिए बेरोजगार है और नौकरी चाकरी लग नहीं रही है और तब तक उसको किसी लड़की से प्यार हुआ और वो लड़की ज़्यादा ही प्यार में पागल हो गई और उसने उस लड़की से शादी कर ली। जस्ट इमेजिन। और दहेज में एक थार, देहरादून में एक बंगला, 3 बीघा जमीन दिल्ली में, 1 फ्लैट दिल्ली मुंबई में, तो मजे नहीं आ जाएगा? दहेज होता है ऐसा हो, किस्मत की बली। अभी यार नौकरी लग नहीं रही थी, कांस्टेबल का पेपर निकल नहीं रहा था, इतना कुछ दहेज में मिल गया, कौन बने कांस्टेबल? तो ऐसी अंग्रेज अभी यहाँ भीख मांग रहे, लो राजा से जमीन दे दो, खोखा खोलना है भाई, फुंगुड़ दे दो एक, और दहेज में मिल गया सर मुंबई। तो देखो, अब यहाँ पे हम पहुंचेंगे मुंबई की और इसकी ओर पहुंचने के लिए एक डेट लिखेंगे 1661। और 1661 में क्या होता है? शादी होती। किस किस की होती है शादी? लेट्स सी। अगली डेट आती है मेरे दोस्तों 1661 की एक डेट आती है और 1661 में यूरोप में हो जाती है शादी। और यूरोप में शादी किसकी होती है? कैथरीन ब्रेंगेजा की। कैथरीन ब्रेंगेजा ये राजकुमारी है, प्लस चार्ल्स सेकंड ये राजकुमार है। ये राजकुमार कहाँ के है जी? ये ब्रिटेन के राजकुमार है। ये कहाँ की राजकुमारी है जी? ये पुर्तगाल की राजकुमारी है। पुर्तगाल की राजकुमारी और ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड की शादी हो गई है यूरोप में। वहां ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड की शादी हो गई है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगेजा से। और कैथरीन ब्रेंगेजा बुबलवाल की जमे जी हमार एक फुंगुड़ कक्ष मुंबई में, क्योंकि पुर्तगालियों का तो पहले से ही राज था यहां। आपने पढ़ा होगा कि बल हमार कुछ फुंगुड़ बल 2 बीघा जमीन बल हमारे मुंबई में तुम ले जाओ थे। और यहां पे इसी दौरान इसी शादी में कैथरीन ब्रेंगेजा ने या पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को मुंबई तो नहीं बोलेंगे मगर क्या बोलेंगे? बॉम्बे को क्या दे दिया था? दहेज में दे दिया था। इतनी बात तो समझ में आ गई, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। 1661 में यूरोप में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगेजा, या तुम कैथरीन याद कर लेना, एंड अंग्रेजों के या ब्रिटिशर्स के राजकुमार चार्ल्स सेकंड की शादी हो जाती है और पुर्तगाली अपनी राजकुमारी को दहेज में इंडिया में जमीन दे देते हैं। ठीक है, ऐसी दहेज मिल जाए तो मजा आ जाए ना, मजे ही मजे। आजकल रील्स चलती ना कि शादी हो जाए इतना दहेज मिल जाए, मजे ही मजे। ठीक है, वैसे दहेज प्रथा गलत है, ऐसे लोग बोलते हैं।
ठीक है, देने के टाइम पे गलत है, मगर कोई दे देगा तो लेने के टाइम पे गलत नहीं लगती लोगों को ना, ये चीज़ें होती है। जैसे कि जमाई सबको कैसे चाहिए कि जो हमारी बेटी की सुनता रहे और गुलामी करके डर डर के रहे। अब बहू सबको ऐसे चाहिए जो हमारी भी सुनते रहे, गुलामी भी करे, है ना। आजकल का समाज ऐसा है कि बहू तो ऐसे चाहिए सास को कि जो बिल्कुल मुंह ना खोले उसके सामने, और खुद अपनी बेटी ऐसी जगह जहाँ देनी है जहाँ वो राजकुमारी बन के रहे, है ना। तो ये चीज़ है, छोड़ो, दहेज वाला अलग ही टॉपिक है, किसी दिन बात करेंगे। पर दहेज हो तो ऐसा होता ही, शादी अलग देश के लोग कर रहे हैं, शादी कहीं और ही जगह हो रही है, दहेज में कुछ और ही मिल रहा है और फायदा किसी और को ही हो गया। तो किस्मंदी थी अंग्रेजों की। अब यहां पे क्या होता है, एक डेट और आती है, और ये डेट आती है 1668, ये डेट आती है 61 तक। तो तुमने लिख ही दिया मेरे दोस्तों। अब अगला डेट क्या लिखोगे आप, अगली डेट लिखोगे, मैंने क्या बोला मुंह से, 1668 आप लिखेंगे। एंड 1668 में क्या होता है, अंग्रेज ब्रिटिशर्स भारत में राज कर रहे थे। ये जाते चार्ल्स सेकंड के पास कि सर तुम्हें तो मिला है दहेज में इंडिया में, और इंडिया में तो तुम हो नहीं, इंडिया में तो हम ही हैं, तुमने क्या करना उस फुंगुड़ का, हमें दे तो फुंगुड़, उसमें है लगोलम। तो चार्ल्स द्वितीय भी बोल रहा, सही बोल रहा यार, क्या करूंगा, उस खेत का दे देता हूं इन्हें। और चार्ल्स द्वितीय उस मुंबई जो दहेज में क्या मिला था, उस दहेज को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है। समझिएगा, कहानी बनाइएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि चार्ल्स सेकंड ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया कि जाओ आपको व्यापार करना था, और आप इंडिया में जमीन ढूंढ रहे थे, तो मेरी जमीन पड़ी है वहां, उसमें व्यापार कर लो, कुछ पैसा तुम रखना, कुछ टैक्स हमें देना। ऐसा होता है ना, हमारे यहां भी किसी के बंडे फुंगड़े होते हैं तो क्या कर देता हो, कुछ खेत किसी को दे देता है खेती करने के लिए, तुम रख लो, मैं खेत फूंड कर लो। तो कुछ लोग उनके खेतों में खेतवाद करते हैं, और जैसे 10 कट्टे चावल हुए तो कुछ 1 कट्टा चावल उनको दे देते हैं, मालिक को, किलो तुम ले लो। तो यही काम उन्होंने कर दिया कि भाई ये रहा। तो क्वेश्चन आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे कब मिला, 1668 में। अंग्रेजों को तो कब मिल गया था, मतलब उसको तो कब मिल गया था, शादी में, दहेज में, मगर उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब सौंपा, वो 1668 में। यहां पे इंपॉर्टेंट करके याद रखना, महत्वपूर्ण है। और जब कंपनी को सौंप दिया था तो कंपनी ने एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी थी मुंबई की स्थापना करने के लिए, इसीलिए यहां पे एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, मुंबई के संस्थापक कौन है, मुंबई के संस्थापक कौन है। तो मुंबई के संस्थापक है गेराल्ड अंगियार। ये वही व्यक्ति है जिसने मुंबई को उसकी जमीन में स्थापित किया, गेराल्ड अंगियार। फिर यहां से अंग्रेजों ने अपना व्यापार स्थापित किया। मुंबई अभी भी कौन से द्वीप पे बसा हुआ है, तो मुंबई एक द्वीप पे बसा है, सॉल्सिट द्वीप पे बसा हुआ शहर है मुंबई। ये बात समझ में आई, मुंबई मेरी जान। ओके, हमने पढ़ा था कि इन्होंने 3 जगह सत्ता स्थापित करी, मद्रास हो गया, मुंबई तो गिफ्ट में मिल गया, बोला था ना किस्मत के धनी थे। अब हमको ये भी देखना है कि वो बंगाल कैसे जाते हैं, बंगाल कैसे जाते हैं। तो मुंबई भी इनको मिल चुका है, ध्यान रखना। हाँ, एक फैक्ट अगर आपको लिखना है दोस्तों, एक चीज याद आई है, कहां तक पहुंच गए आप, 1668 तक पहुंच गए। 1668 के बाद एक डेट लिख लेना, 1687 अगर आप लिखना चाहते हो। और 1687 में इनकी पहले फैक्ट्री कंपनी कोठी कहां थी, सूरत से, हेडक्वार्टर ही चेंज कर दिया इन्होंने, और कहां लेके आ गए, मुंबई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर को सूरत से मुंबई कब ट्रांसफर किया, 1687 में। पहले तो पुर्तगाल ने ब्रिटेन के राजकुमार को कब दिया, 1661 में। 1668 में उसने वो बेच दिया दहेज के लिए, दहेज वाला कि तुम व्यापार कर लो, मुझे पैसे दे देना। और अब उन्होंने 1687 में इसको क्या कर दिया था, हेडक्वार्टर ही बना दिया था। ये फैक्ट आप याद रखना, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं 2 जगहों पे अंग्रेजों की पकड़ थी, और बाकी कुछ नहीं था अंग्रेजों की पकड़। अभी भी अंग्रेज भारत में मजबूत नहीं हुए थे, डरते थे। यहां पे तो एक कहानी ये भी आती है कि मद्रास के अगल बगल कहीं अंग्रेजों ने उल्टे काम किए थे, जमीन को हड़पने का काम किया था। और भारत का या मुगलों का शासक उस समय औरंगजेब था, और औरंगजेब ने एक फरमान सुनाया कि इंडिया में कोई अंग्रेज नहीं होने चाहिए, और जहां उसे लाल मुंह वाले, लाल बाल, लाल कोट वाले, सफेद मुंह वाले दिखते थे, वहां मुगल सैनिक अंग्रेजों को मार के भगा देते थे। ऐसा भी टाइम आया था जब औरंगजेब ने सारे अंग्रेजों को भगा दिया था यहाँ से। फिर जैसे तैसे वो आए, हाथ जोड़ के फिर कहीं ना कहीं परमिशन ली।
वार्निंग के तौर पे कि एक बार मौका दे दो, दोबारा नहीं करेंगे। रोते थे। औरंगजेब ने बोला चल जाओ, मगर आज के बाद दोबारा उल्टे काम मत कर देना वरना बहुत मारूंगा। ऐसी भी किताबों में कहानियां हैं, मगर उस कहानी से क्या इक्वेशन आ पाएगा। हम आगे चलते हैं। बंगाल पे इन्होंने कैसा कब्जा किया, और बंगाल पे कब्जा करने से पहले फॉरेस्ट गार्ड का वही क्वेश्चन लिखेंगे। एक चीज ध्यान रखना, औरंगजेब ने तो उनको एक बार भगा ही दिया था, खतरनाक था औरंगजेब। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी मुगल शासक, कोई भी मुगल शासक शक्तिशाली नहीं था, कोई भी मुगल शासक शक्तिशाली नहीं था। हम पढ़ते हैं मुगल वंश, उसके बाद कोई मुगलों का ऐसा राजा आता ही नहीं जो कोई स्ट्रांग रहता है। और अंग्रेजों को ये चीज सही लगी, अब ये कमजोर हो चुके साले, उसके बाद सारे के सारे लाटे राजे बने। औरंगजेब तक तो तकड़े थे, और देखो औरंगजेब ने तो उन्हें भगा भी दिया था। और अंग्रेजों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी औरंगजेब, वो तो खत्म। ये फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में भी आता कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 में। और अब अंग्रेजों को पनपने का मौका मिल गया था, और अब अंग्रेज अपने सेनापतियों को अगेन भेजने लग गए मुगल दरबार में, व्यापार की परमिशन दो, व्यापार की परमिशन दो, व्यापार की परमिशन दो। जैसे इससे पहले कैप्टन हॉकिंस आए थे, थॉमस स्मिथ आया था, ये आए थे कि भाई व्यापार की परमिशन दो, परमिशन दो। क्योंकि अंग्रेजों को पता था जिसको देख के डर था वो तो मर गया, अब ये छोटे मोटे दे ही देंगे। और इसी दौरान एक मिशन दोबारा जाता है फर्रुखसियार के दरबार में, और फर्रुखसियार कौन है, मुगलों का शासक है। और इस बेचारे को रहता है एक फोड़ा, एक बीमारी रहती है इसको, और उस बीमारी को भारतीय वैद्य उस समय सही नहीं कर पाते, और वो राजा बड़े दुख में रहता, बड़े तकलीफ में रहता, बड़े दर्द में रहता है। और एक अंग्रेज चीरे काट के उसका ऑपरेशन कर देता है, और वो अंग्रेजों को देख के खुश हो जाता है कि ये तो गजब है। और वो अंग्रेजों को बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जो क्षेत्र है वो व्यापार करने की अनुमति वहां पे दे देते हैं, मुफ्त व्यापार करने की अनुमति। तो ऐसा करके उनको बंगाल भी मिल जाता है। तो लिखेंगे इस पॉइंट को, समझ गए तुम चीज को। औरंगजेब मर गया, औरंगजेब मर गया तो अंग्रेजों को लगा अब कि ये छोटे मोटे दे देंगे मैं परमिशन, तो अंग्रेज दोबारा भेजने लगे अपने मिशनों को कि जाओ मुगल दरबार में और व्यापार की परमिशन ले लो, क्योंकि अभी भी डरते ही अंग्रेज। किसके दरबार में जाएंगे, फर्रुखसियार के दरबार में जाएंगे। और इस वाले पॉइंट को क्या लिखेंगे, तो नोट करके लिखेंगे, मुगल शासक फर्रुखसियार के दरबार में। आप पूरा लिखना, फर्रुखसियार के दरबार में। फर्रुखसियार के दरबार में मुगल शासक है फर्रुखसियार, आप सबको पता है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब की बार परमिशन व्यापार लेने के लिए कौन जाता है, लगभग एक नाम मिलेगा, जॉन सुरमन जाता है कि भाई व्यापार की परमिशन दे दो, व्यापार की परमिशन दे दो भाई। मुंबई में और चेन्नई में तो ऑलरेडी हमने अपने खोखे खोल दिए हैं, थोड़ा बंगाल में भी खोल दिया तो मजा ही आ जाए, क्योंकि दैट टाइम कैपिटल ही कहाँ थी, बंगाल कैपिटल, मतलब सिस्टम ही कहाँ था, ऊपर था। अब जॉन सुरमन जब इसके दरबार में गया था तो देखा तो ये तो रो रहा है दर्द से, इसके तो कंधे पे हो रखा फोड़ा, ये परेशान हो रखा दर्द से, किसके व्यापार है किसका क्या। और जॉन सुरमन बोलता है मालिक क्यों डरता है, अपने साथ डॉक्टर लेके आ रखा हूं। और जॉन सुरमन के उस ग्रुप में एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन, और ये हैमिल्टन फर्रुखसियार की बीमारी को ठीक कर देता है। ये हैमिल्टन फर्रुखसियार की बीमारी को ठीक कर देता है, बीमारी को ठीक कर देता है। यह क्वेश्चन आएगा कि फर्रुखसियार के दरबार में कौन ब्रिटिश चिकित्सक था, तो ध्यान रखना उसका नाम है हैमिल्टन, इंपॉर्टेंट करके ध्यान रखना। और जब वो उसके चीरे लगा के उसके फोड़े फाड़े को ठीक कर देता है, जो भी बीमारी थी वटेवर, क्या मतलब हमें इससे, वो सब बीमारी सही कर देता है। फर्रुखसियार खुश हो जाता है कि इतने दर्द में था यार, इन्होंने मेरा दर्द सही कर दिया है। बोलता है जॉन सुरमन क्या चाहिए, सुरमन बोलता है भाजी कुछ नहीं चढ़ू, 2-4 फूंगड़ा दे दे, जरा खोखा खोलना चाहे, एक दुकान खोलना चाहे, बस व्यापार करना चाहे बस, और कुछ ना। तो फर्रुखसियार बोलता हम तो राजा है, जो चाहिए ले ले और हमें थोड़ा बहुत पैसा दे देना। और फर्रुखसियार 3000 रुपये वार्षिक पर,
3,000 रुपये वार्षिक, साल के 3,000 रुपये दे दो ना, पूरे साल भर के। और जा बंगाल, और जा बिहार, और जा उड़ीसा वाले क्षेत्र में क्या कर ले तू, व्यापार कर ले, चिल करो, किल करो और मस्त से व्यापार करो, कोई नहीं टोकेगा, हम राजा है, हम बोल रहे हैं। और इसी कंडीशन को जैसे फुलफिल होती है तो आपके सामने वो तीनों चीज़ें क्रिएट हो गई कि पहले मद्रास आया हत्ते, फिर बॉम्बे आया हत्ते, और कहीं ना कहीं अभी कोलकाता भी या बंगाल भी हत्ते आ गया था। बट अभी भी अंग्रेज डरते हैं। असली अंग्रेजों की जो पकड़ बनती है वो प्लासी के युद्ध के बाद बनती है, और प्लासी के युद्ध के बाद भी जो कंफर्म हो जाता है कि अंग्रेज हम ही सर्वशक्तिमान है, वो आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर है, जो कि आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे। फिलहाल हमको ये पढ़ना था अंग्रेजों कैसे कैसे इंडिया में एंट्री हुई वो समझाया है, और अंग्रेज कैसे कैसे भारत में पावरफुल हुए वो समझाया है। कल वाली क्लास में देखेंगे फ्रांसीसी भी इंडिया में आते हैं, और जब फ्रांसीसी आते हैं इधर अंग्रेज रहते हैं, आपस में सारे के सारे लड़ाइयाँ करते हैं, और इनमें एक टॉपिक निकल के आता है कर्नाटक वॉर, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जरूर। फिलहाल के लिए जो चीज़ें आपको लिखाई पढ़ाई सुनाई है, इन चीज़ों को जरूर याद करना। हर एक चीज़ लाइन से लिखाने की कोशिश करी है, फिर भी कुछ कमी कुछ गलतियां हो गई होगी तो मुझे माफ़ करना दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लिखाई है आपको, क्या क्या चीज़ें हैं, अंग्रेज़ों का आगमन कैसे कैसे हुआ, अकबर के नाम से आए थे, क्यों उसको भेजा था, पहले परमिशन ली, कैसे चंद्रगिरी के राजा ने दिया, कैसे मुंबई मिला, और कैसे अब बंगाल भी मिल गया। उम्मीद करता हूँ सारी कहानियाँ दिमाग में बैठी होंगी। अब इन सारी चीज़ों को बोर्ड से उतार के लिख सकते प्रेम से, अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चीज़ें क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, और जब क्लासेस नहीं आती तो अब ज़रूर आप मैसेज कर देते हो व्हाट्सएप पे क्लास नहीं आ रही है। जब क्लास आती है तो अब आप मोटिवेट नहीं करते हैं, पर जब क्लास नहीं आती तो आप ज़रूर मैसेज कर देते हैं। तो कमेंट वमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।